नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल शो बजट 2020 में आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जो देश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज देश का नया बजट, इस साल का नया बजट पेश किया है। किस तरह का रहा है बजट, क्या क्या अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, क्या क्या एस्पिरेशंस थी लोगों की, क्या वो सब इसमें समाहित हुई हैं या कि ये केवल भाषण मात्र था। इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट, हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपर्ट बेंगलुरु से हमें ज्वाइन करेंगे श्री रामू जी, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं नई दिल्ली से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ होंगे, और साथ ही हमारे साथ होंगे एक्स बैंकर और राइटर जो वित्तीय मामलों के जानकार हैं श्री प्रहलाद जी सहनानी हमारे साथ होंगे, और साथ ही हमारे साथ होंगे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री जगदीश शर्मा जी, और साथ ही हमारे साथ होंगे एक कॉमन मैन की हैसियत से और सोशल एक्टिविस्ट श्री माधव सिंह जी हमें ज्वाइन करेंगे। वो हमें बताएंगे कि एक आम आदमी की क्या कल्पनाएं थी, किस तरह की बजट से उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो क्या पूरी हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और क्या क्या किस किस सेक्टर को मिला है, किस तरह से कुछ चीजें महंगी हुई हैं, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, आम आदमी को क्या मिला है, मिडिल क्लास को क्या मिला है, फार्मर्स को क्या मिला है, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर आज हम इस हमारे स्पेशल शो में बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि आपको सब पता है कि आज बजट पेश हुआ है, इसके ऊपर हमारी विशेष परिचर्चा है, चर्चा है, और हम विचार विमर्श करेंगे। और साथ ही प्रोग्राम के अंत में हमेशा की तरह चलते चलते में हम आपको वो जानकारी देंगे जिसकी चर्चा आगामी दिनों में होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और जैसा कि आज एक्सपेक्टेड था, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का नया बजट 2022 के लिए पेश किया है। इस बजट की क्या क्या खासियतें हैं वो एक बार एट ए ग्लांस हम आपके समक्ष ले आते हैं, और उसके बाद हमारे जो विद्वान पैनलिस्ट हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो इस तरह का ये बजट है जिसमें कि यदि हम देखें तो ये योगक्षेम की बात कहते हुए बजट की शुरुआत हुई है एक तरह से, और महाभारत के शांति पर्व के एक श्लोक को इसमें उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने यह बताया कि राजा को लोगों के योगक्षेम के लिए यानी उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो क्या यह वेलफेयर पूरा हो पाया है, यह भी आज की चर्चा का विषय होगा। और साथ ही कोरोना महामारी के इस दौर में ये जो बजट पेश किया गया है ये कैसा रहा है, इस पे हम सेगमेंट वाइज भी बातचीत करेंगे। और साथ ही इसमें यदि हम बात करें तो 90% चीजें वैसे तो अब जीएसटी के दायरे में आ गई हैं, और जीएसटी काउंसिल को ये राइट है कि वो भाव इन प्रोडक्ट्स के बढ़ा या घटा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि इंपोर्ट ड्यूटी का जहां मसला आता है, वहां फिर ये सरकार भी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से कुछ घोषणाएं करती है, जिसकी वजह से उनके भावों में फर्क आता है। इन चीजों को यदि हम बात करें तो हीरे से लेकर मोबाइल और ये जो स्टील के बर्तन वगैरह जैसी चीजें हैं वो सस्ती हुई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया गया है इस बजट में, वो भी एक खास हाईलाइट है इस बजट का। साथ ही यदि हम इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे शराब, चमड़ा, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां जैसे कुछ आइटम्स पर बजट घोषणा का असर पड़ता है, और सरकार इन पर ही इंपोर्ट ड्यूटी घटाती बढ़ाती है। कुछ पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, इसलिए यह असर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है। बाकी कोई ज्यादा असर जीएसटी काउंसिल के रहते हुए अब बजट का कोई ज्यादा असर प्रोडक्ट्स के ऊपर, आम जरूरत के प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं पड़ता हुआ दिखता है। यदि हम बात करें गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए सरकार ने, वित्त मंत्री ने आज इस बजट में जो एलोकेशन किया है वो 80 लाख नए मकान बनाने की एक बहुत बड़ी घोषणा की है, बहुत ही महत्वाकांक्षी घोषणा है ये। और साथ ही 60 लाख लोगों के लिए नए रोजगार सृजित करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजंस किए गए हैं। और साथ ही ई पासपोर्ट की जो घोषणा है वो भी आज के बजट की खास अहम हाईलाइट मानी जा रही है। यदि हम बात करें रेलवे की, रेलवे में यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन 400 नई ट्रेनें अगले 3 साल में चलाने का घोषणा और ऐलान हुआ है।
और 100 कार्गो टर्मिनल भी डेवलपमेंट होंगे। इस तरह का भी प्रावधान प्रोविजन किया गया है। और इस बजट में खास तौर पर जो हाईलाइट है वो है आजकल के दौर में, जो मॉडर्न जमाने में जो ज्यादा आकर्षक चीजें हैं वो है वीडियो गेमिंग और एनिमेशन। इस पर सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी इसमें बढ़ सके और जो विदेशों से हमारे यहां जो वीडियो गेमिंग वगैरह एनिमेशन के जो चीजें आ रही हैं जिसमें हमारी विदेशी मुद्रा भी जा रही है उसके ऊपर भी रोकथाम लग सके। इस तरह से ये एक विशेष आयोग बनाकर इन सब चीजों के लिए अब भारत सरकार आगे बढ़ेगी। तो वीडियो गेमिंग भी आज के इसका बजट का बहुत बड़ा हाईलाइट है। यदि हम बात करें तो टैक्स लिमिट की, यदि मिडिल क्लास की बात करें तो टैक्स लिमिट में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 9 साल से जस की तस स्थिति बनी हुई है और टैक्स फ्री इनकम का जो दायरा है वो बड़ा नहीं है, इसलिए मिडिल क्लास को कोई ज्यादा इससे कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। टैक्स रिटर्न में खास तौर पर जो प्रावधान है वो 2 साल पुराने अपडेट करने की इजाजत मिल गई है। ये एक खास हाईलाइट है इस बजट की। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए 80C जो है वो वैसी की वैसी रखी गई है। और यदि हम बात करें तो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए इस बजट में बहुत बड़ी घोषणा है और वो घोषणा है डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की। यह घोषणा भी आज इस बजट की हाईलाइट रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब बदला नहीं गया है जिसकी लोगों को ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जो बताया है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि गत 2 वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है। साथ ही डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो के ऊपर भी कुछ प्रावधान हुए हैं। यदि हम इस मुद्दे पर भी एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके भी देखेंगे, लेकिन जो खास तौर पर जो हाईलाइट है वो ये है कि भारत सरकार अब डिजिटल करेंसी लाने जा रही है और क्रिप्टो के ऊपर चूंकि इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट क्रिप्टो करेंसी का बन चुका है, इसलिए उसके ऊपर 30% की टैक्स का एक प्रोविजन किया गया है। यह इस तरह का बजट रहा है। और किसानों की यदि हम बात करें तो किसानों को बहुत ज्यादा किसानों के लिए जो सम्मान निधि है वो तो वैसी की वैसी है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग को और इसको जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और ड्रोन्स को किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने विशेष इंतजामों की घोषणा भी इस बजट में की है। हेल्थ केयर की यदि हम बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, चूंकि कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है, ऐसे में हेल्थ केयर को लेकर बहुत ज्यादा कोई आशाजनक कोई स्थिति तो नहीं है, लेकिन पिछली बार जैसे सरकार ने 2.38 लाख करोड़ का 2.38 लाख करोड़ रुपए का जो इंतजाम किया था उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद थी। लोग बाग ये अनुमान लगा रहे थे कि 50% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्थिति वैसी नहीं हुई है। तो यह था हमारे बजट का पूरा सीन जो हमने आपको बताया है। और अब हम हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर अनिल कुमार जी और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्स बैंकर और राइटर प्रहलाद सहनानी जी और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जगदीश जी शर्मा और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं माधव सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। और हमारे साथ रामो जी बेंगलुरु से जुड़ने वाले हैं, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यदि हम इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं और आज के इस बजट एलोकेशंस के बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं प्रोफेसर अनिल कुमार जी से आज की चर्चा की शुरुआत कराना चाहता हूं। किस तरह से देखते हैं, क्या रहा है बजट में ओवरऑल? देखिए, ये जो बजट है ये सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट और इसमें एक नए भारत की तस्वीर देखने को मिलती है। अभी तक जो बजट की रूपरेखा होती थी कि किसको क्या फायदा हुआ, कितने टैक्स कम हुए, कितने टैक्स ज्यादा हुए, उसकी ही केवल गणना होती थी। लेकिन हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। इस बजट में विकास की दर क्या होने वाली है, विकास किस रूप में होगा, ये सबसे पहले ये झलकता है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण के जो कल नतीजे पेश किए गए
उसके हिसाब से हमारी विकास दर बहुत अच्छे दर पर 9% से ज्यादा बढ़ने वाली है और अगले साल का जो प्रोजेक्शन है वो 8.5% से भी ज्यादा है। तो हम दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश बन गए हैं। अब इस मोमेंटम को, इस विकास दर को आगे कैसे बढ़ाया जाए और सस्टेन कैसे किया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा, कोविड के चलते हुए काफी बेरोजगारी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे काफी युवा वर्ग जॉब से, रोजगार से बाहर हो गए। तो रोजगार के नए नए अवसर कैसे पैदा किए जाए? तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर विकास की बात करूं तो विकास के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे पिछले साल भी 34% से ज्यादा इसमें वृद्धि की गई थी, इस साल भी 35% से ज्यादा वृद्धि की हुई है। साथ साथ जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन पिछले साल जो लागू किया गया था उसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई और उसमें एलोकेशन भी हुआ। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगाते हैं या सरकार पैसा लगाती है, जिसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं, उससे कैपिटल एसेट्स क्रिएट होती है और कैपिटल एसेट्स जो क्रिएट होती है उसका विकास पर 2 से 3 गुना असर पड़ता है। और जितने भी रोजगार के अवसर हैं, अगर पैसा तो उतना ही है, अगर वो पैसा कैपिटल एसेट्स पर, एसेट्स की क्रिएशन पर लगे तो नए नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर एलोकेशन किया हुआ है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो हम रोडवेज को रेलवे से जोड़ने की बात हो, चाहे उनको हम पोर्ट से, बंदरगाहों से जोड़ने की बात हो, जो गति शक्ति मिशन में कहा गया है, उससे आवागमन में सुगमता भी होगी। जहां तक सामान का आवागमन है उसमें भी तेजी आएगी और जो लोगों का आवागमन है उसमें भी तेजी आएगी। इसको हम कहते हैं ईज ऑफ लिविंग। तो ईज ऑफ लिविंग भी इसमें इंप्रूव होगा। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, इसमें जगह जगह इस बजट में एक आपसी सबके प्रयास की बात की गई है। मतलब अगर हमें विकास को जन आंदोलन बनाना है तो समाज के जितने भी अंग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको मिलकर चलना होगा। तो इस बजट में पीपीपी मॉडल, जो कि आज की समय की मांग है, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हाथ मिलाकर काम करें, इस तरह की झलक इस बजट में देखने को मिलती है। तो अब मैं चाहूंगा सेनानी साहब से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपर्ट श्रीमान रामोजी फ्रॉम बेंगलुरु। आपका स्वागत है सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। तो अब मैं चाहूंगा सेनानी साहब से एक बार कि वो भी अपना एक पर्सपेक्टिव इस बजट के ऊपर रख लें, तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सेनानी साहब, कैन यू हियर मी? हाँ, या आप सुन पा रहे हैं? या लाउड एंड क्लियर। या इस वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो आम बजट पेश किया गया है, उसमें मुझे मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को हाईलाइट करना है। ये धरातल पर उठाए गए ठोस कदमों पर आधारित बजट है, क्योंकि ये समय की मांग है कि पूंजीगत खर्चों को देश में बढ़ाया जाए। कोरोना महामारी के बाद से निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश देश में अभी तक बढ़ नहीं पा रहा है। तो एक तो नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से तथा देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले ही केंद्र सरकार, हालांकि कुछ राज्य सरकारों का इसमें अच्छा योगदान रहा है, पर मुख्यतः इसमें केंद्र की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और केंद्र अपना इस संबंध में जो रोल है वो अच्छे तरीके से निभा रहा है। 35.4% की वृद्धि दर्ज करने की घोषणा की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है जो 7.5 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है इस वर्ष में। तो इसमें रोजगार के अवसर भी अच्छी तादाद में निर्मित होंगे और इस खर्चे को बढ़ाने के लिए इस बजट में स्पष्ट रूप से जब
आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, पिछले साल के और इस साल के समस्त आंकड़े देखते हैं, तो यह आभास होता है कि इतना खर्च बढ़ाने के बावजूद भी वित्तीय असंतुलन का पूरा ध्यान इस बजट में रखा गया है और वित्तीय घाटा को न केवल कंट्रोल किया गया है, बल्कि प्रयास किया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में ये कम किया जाए। वर्ष 2022-23 में 6.5 स्तर पर लाया जाएगा, जो कि 21-22 में 6.9% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। मैं वित्तीय घाटे की बात कर रहा हूं। और 2025-26 तक इसे 4.5% के स्तर तक नीचे लाने की बात की गई है। माने केंद्र सरकार इस क्षेत्र में भी व्यवस्थित तरीके से लगातार अच्छे प्रयास कर रही है। अब कुल आम बजट के खर्चों की अगर बात की जाए तो जो प्रावधान किया गया था वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में वो 34.83 लाख करोड़ का था, सॉरी 21-22 के लिए। इसे 22-23 में बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। इसके बावजूद कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बावजूद, कुल खर्च बढ़ाने के बावजूद वित्तीय घाटे को न केवल नियंत्रित किया जा रहा है बल्कि इसे कम भी किया जा रहा है। और इसके भी दरअसल दो फायदे होते हैं। वित्तीय घाटा यदि हम कम रखते हैं तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो मार्केट में केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण की राशि जब बढ़ती है तो निश्चित रूप से ब्याज की दरों पर भी दबाव आ जाता है, उसकी ब्याज की दरें भी बढ़ देती हैं। और दूसरा प्रभाव मुद्रास्फीति दर पर पड़ता है। यदि ये कंट्रोल में रहेगा तो मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में बनी रहेगी। बाकी इस बजट में विशेष रूप से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस संबंध में कई अच्छे प्रयास किए गए हैं। जीरो बजट खेती होगी को बढ़ावा दिया जाएगा, रासायनिक खाद का उपयोग कम कर देशी खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, गंगा के किनारे के 5 किलोमीटर की दूरी तक जो है रासायनिक खाद के उपयोग को खत्म कर देशी खाद को बढ़ाना है। ये दायरा भी एक आइडेंटिफाई कर लिया गया है ताकि उसमें चुनाव करने में बाद में परेशानी ना हो। तो बजट में इस तरह के डायरेक्शन भी बहुत स्पष्ट तौर पर दर्शाए गए। खाद्य तेल का तो कुल मिला के इस तरह के प्रयास हैं और खेती और ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप चूंकि एक बैंकर भी रहे हैं और इस पूरे के पूरे मामले को बहुत गहराई से समझते हैं, तो नेक्स्ट राउंड में मैं आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो कॉमन मैन है उसकी सेविंग्स का और जो ये टैक्स का जो दायरा है इसका क्या असर रहने वाला है, जो कि कॉमन मैन के हिसाब से। तो नेक्स्ट राउंड में हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपर्ट रामोजी साहब बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार वो भी अपना ये सब्जेक्ट के आधार पर भी, सब्जेक्ट के बेसिस पर भी और बाकी भी जो बजट के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बजट वो देख रहे हैं, क्या परसेप्शन है उनका, वो भी अपनी बात रख लें। Sir, good evening to all. This is Ramoji from Bangalore. Very happy to be online with fellow panelists. So my view on the budget is not much on the healthcare. It is well little spoken about and very few measures. But I view it little differently. The government has been doing many things in the last 24 months than just putting them in budget in one day. So of course, when it comes to the proposals, we have good allocation for healthcare. There is no compromise on that, and especially the mental health care is given top priority because that is the problem perhaps not many people have seen, but that is the one which is actually going to bother not just all of us but the kids as well. So in a big way in the coming years, I think the government has put the right focus on that. That is as far as the proposal in the budget is concerned. Otherwise, I think the kind of work that is done in the last 24 months, whether it was part of the budget or outside the budget, that was really commendable. And we may wonder where all the money came from when we had taken a beating on the taxes and then the various other revenues for the government.
I think that is all spent in the healthcare, especially in vaccine program, and also in improving the health infrastructure. But yes, on the private healthcare sector, not much of the proposals. But I presume they will all come as we progress, in the sense not necessarily as the budget proposals, but as policy matters. They're all yet to come. So my overall view on the budget with respect to the healthcare is, not much is announced, but much more is happening, I presume, in terms of the policy making of the government. So this is what my limited view on the healthcare, because it is not given much time, much significance in the budget. I'm also restricting my views with few words. Thank you very much. Good, great. And next round में हम we will try to explore this that what is the difference mentioned in this particular budgetary document. पब्लिक हेल्थ केयर एंड प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? सरकार कहीं कोई प्रायोरिटी का कोई ऐसा कोई संकेत दे रही है क्या? ये आपसे हम जरूर जानेंगे। और बाकी ये भी हम जानेंगे कि एजुकेशन जो सेक्टर है उसका, अब ये जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इसमें डिजिटलाइजेशन का जो अभी एक संकेत है, इसमें एक इंडिकेशन है, तो इसके ऊपर भी आप यदि कुछ देख सकें तो वो भी हमें बताइएगा। एंड देन जनरल ओवरऑल क्या बजट रहा है ये भी हम आपसे जानेंगे, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट। सो मैं जगदीश जी के पास जाऊंगा, लेकिन जगदीश जी से एक तो हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल क्या इंपैक्ट इसका देखा जा रहा है, क्योंकि 5 स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या बजट में कहीं कोई उसकी भी कोई छाया है क्या, कोई ऐसी बात है क्या, वो भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक कॉमन मैन क्या सोच सकता है इस बजट को लेकर, वो माधव सिंह जी से जानना चाहूंगा। माधव सिंह जी। धन्यवाद, वेलकम। धन्यवाद सुभाष जी। और सबसे तो अच्छी बात ये लग रही है कि इस चर्चा में राजनीतिक लोग नहीं हैं, तो वो एक बड़ा सुकून का विषय है। तो जो भी बात है वो हम आराम से एक दूसरे की सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। That kind of debate, we are doing all the time, but this time we, ये हमारा प्रोग्राम इसीलिए है कि कॉमन मैन क्या सोच रहा है, उसके वो क्या समझे इस बजट से, वो लेकर आ रहे हैं। जी माधव सिंह जी। तो जो बहुत सारी चीजें जुड़ाव में जो यूनिफिकेशन जो हो रहा है, और आपने भी थोड़ी चर्चा की थी, कोई दूसरे साहिबान से आप पूछना चाह रहे थे, लेकिन मैं भी इसमें ये देख रहा था कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जितना डिसरप्शन हुआ है, छोटे बच्चों की शिक्षा से लेकर के और बड़ों की शिक्षा, और उनके जो इम्तिहान है और उनके जो रोजगार है, उनका जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस वो पूरी तरह से हिल चुका है। तो इसमें जो इस दौरान लेकिन बहुत सारी जो नई दृष्टि मिली है, जो नए सिस्टम क्रिएट हुए हैं। पहले ये माना जा रहा था कि भाई हम दफ्तर से ही सारे काम कर सकते हैं, वो पूरी तरह से उलट चुका है। तो जहां हम एजुकेशन की अगर बात करें, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन है, वो एक बहुत लंबे समय की रिक्वायरमेंट है, और आज की इस विकट परिस्थिति में उसने उसको सामने ला दिया है और उसके सॉल्यूशन भी सामने ला दिए हैं। तो इस पे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन है कि एक क्लास एक टीवी चैनल से 200 टीवी चैनल होंगी, वो अलग अलग क्षेत्र में वो करेंगी, और डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात है, वर्चुअल लैब है, डिजिटल टीचर है। तो ये जो एजुकेशन का थ्रस्ट है, उसके अंदर जो इस नए समय में ये पूरे के पूरे शिक्षा की पद्धति को, उसकी मैकेनिज्म को, टीचर्स की ट्रेनिंग को, और छोटे विद्यार्थियों के लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या, मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए एक नए रास्ते भी, इस बड़ी जो कोविड की समस्या है, इसने बहुत सारी चीजों को हिला दिया है, लेकिन नए समाधान भी सामने ला दिए हैं, जिसके अंदर डिजिटलाइजेशन है और नेटवर्किंग जो फैसिलिटीज है, और कंप्यूटर और इंटरनेट और ये सारा का जो समावेश है, उसने स्किल डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए ऐसे लोग अभी एग्जाम सामने आने लगे हैं जिसकी जो फोकस है कि जो कि किसी कक्षा में नहीं जा रहे, किसी कोचिंग में नहीं जा रहे, ऑनलाइन ही वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं।
तो इसका अगर यूनिवर्सलाइजेशन होगा कि गांव में कहीं पे भी घर बैठा बच्चा, और मेरे ख्याल में आगे उसके एग्जाम भी होंगे कि वो उस एग्जाम को लेकर के उसको पास कर ले, अभी भी है कई जगह पे। तो ये जो एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा जो कैपेक्स का जो इंक्रीज है, उससे नए रोजगार बनेंगे और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होंगे, उसका जैसा अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाला है। उससे पूरी इकोनॉमी पे जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो ये कुल मिला करके ये सही दिशा में बजट है। और आम आदमी को सिर्फ सीधा सीधा फायदा होना, उसके इनकम टैक्स में कुछ हजार का कटौती हो जाना, कुछ बढ़ जाना, उससे महत्वपूर्ण यह है कि अगर गांव में 25,000 किलोमीटर की नई रोड बन जाएगी तो वो भी तो एक बेनिफिट है। तो उसको भी यूं हमको उसको उस तरह से भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रश्न आ जाते हैं कि आम आदमी को क्या मिला? क्या आम आदमी को डायरेक्ट भी मिल सकता है, आम आदमी को इनडायरेक्ट भी मिल सकता है। अगर उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो निश्चय ही उसका जीवन यापन भी पहले से बेहतर होगा, उसकी जो संतान है उनका भी बेहतर होगा, उनके लिए नई स्किल अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। तो कुल मिलाकर के मैं तो समझता हूँ आम आदमी के लिए भी ये पॉजिटिविटी लिया हुआ बजट है। और पुराने जो बजट थे जिसमें रेट बढ़ाई जाती थी, उससे ये बिल्कुल अलग है, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ। तो ये कुल मिला के अच्छी दिशा में एक अच्छा कदम है, स्वाभियोग कदम। गुड पॉइंट। एंड चूंकि आप इंजीनियर भी हैं, तो एक पॉइंट हम नेक्स्ट राउंड में आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो एग्रीकल्चर में ड्रोन जो इस्तेमाल करने की जो बात सरकार कह रही है और ये बजट एलोकेशन उसके लिए किए गए हैं, ये ड्रोन्स किस तरह से काम करेंगे, ये नेक्स्ट राउंड में हम आपसे जानेंगे। आपने प्रोफेसर साहब का जिक्र किया है, नेक्स्ट राउंड में मैं अभी आ रहा हूं प्रोफेसर साहब के पास में। हम ये भी उनसे जानना चाहेंगे कि इकोनॉमी की ओवरऑल शेपिंग जो हो रही है, वो $5 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है, उधर क्या हम इस बजट से क्या हमको इंडिकेशन मिल रहे हैं, ये हम उनसे जानेंगे। और सेनानी साहब कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, शायद ऐसा मुझे लग रहा था, कुछ कहना चाह रहे थे आप सेनानी साहब? नहीं, मैं अपना हाँ उसके बाद ओके। सो आपके टाइम पे मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश जी के पास चलते हैं। जगदीश जी, क्या लगता है आपको, किस तरह का है ये बजट? जी, मुझे आपने ये बताया कि भाई मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर कुछ वो मेरी तरफ से क्वेश्चन है, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, बाकी आप ओवरऑल बोल सकते हैं। योर पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज मैं आपको इन जनरल कुछ बातें बताता हूं जो अपना आप पॉलिटिकल मीनिंग रखती हैं। प्लीज। देखिए, जो बजट में मोटी मोटे जो हाइलाइट्स हैं, जो हमारे सेनानी साहब ने भी बताई और प्रोफेसर साहब ने भी बताई, कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो बताई है वो 9.2% है। जब हमारे यहाँ पर 5-6% की ग्रोथ रेट चल रही थी, तब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं अब तक। अब जब 9.2% अगर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हमने अचीव कर लिया, तो हम किस लेवल पर चलेंगे आप अंदाजा लगा। और ये केवल दफ्तरों में या घरों में, शहरी घरों में, इनमें नहीं होगा, ये गांव गांव तक नजर आएगा। क्योंकि उसका जितना भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, 9.2% की ग्रोथ रेट लेने के लिए जो पैसा खर्च होगा, या जो कुछ भी उत्पादन होगा, फिर उसके बाद जो कुछ भी एक्टिविटी होगी, चाहे वो किसी भी फ्रंट पर हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल आउटपुट में हो, चाहे दूसरे कोई भी फील्ड हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, वो सब कुछ हमारे गांव से लेकर शहर तक हर जगह दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ पर 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं। अगर हम इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें, वैसे तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट 2024 तक दिखाई देगा आपको, जब लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, जनरल इलेक्शन। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से इसको देखें तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और 5 में से कम 4 राज्य तो ऐसे हैं जो कृषि प्रधान कह सकते हो आप उनको। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर, ये बाकायदा खेती बाड़ी पर इनकी इकोनॉमी है मोटे तौर पर। तो आप देखिए इनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा इस सारे बजट का, उस एंगल से अगर देखें तो भारत सरकार 25,000 किलोमीटर हाईवे इस साल बनाने के लिए प्रोजेक्ट हाथ में लेगी। अब 25,000 किलोमीटर एक साल में अगर बनता है, तो आप देखिए इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा।
कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितनी इकोनॉमी का रोटेशन होगा। तो ये सब कुछ, और जब इन्होंने कहा है कि 60 लाख नए रोजगार होंगे, मैं कहता हूं कि अगर ये सारी चीजें चल गई सचमुच में और ज्यादा हो गया तो गांव गांव तक रोजगार मिलेंगे, क्योंकि गांव का ही आदमी सड़क बनाने के लिए जाता है, मजदूर है वही सड़क बनाने के लिए जाता है। उसमें एक लेवल तक ही मैन पावर की यूटिलाइजेशन होती है जो कि टेक्नोलॉजी और इन सब में या उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें जुड़ा होता है। बाकी उसमें जो 60 से 70% जो मैन पावर है वो मजदूर होता है। हालांकि आजकल मशीनें खूब काम में आने लगी। खैर, तो ये पूरा का पूरा गांव के सिस्टम से जुड़ेगा, ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये तुरंत प्रभाव डालेगा। और मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने तो आज का जो उनका दौरा था, उस दौरे में उन्होंने इस पर भाषण देना भी शुरू कर दिया। तो आप इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। जो आप ड्रोन की बात कर रहे थे, अभी माधव सिंह जी से पूछ रहे थे कि ड्रोन का क्या इम्पैक्ट होगा। ये ड्रोन खेती बाड़ी की क्वालिटी को और खराब नहीं हो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सब चीजों को देखने के लिए होंगे। मान लीजिए कि अभी तो कहा है कि भाई 400 एरिया में ही इसको करेंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पर, लेकिन ये अगर सारे देश में लागू हो गया तो हमारा जो नुकसान खेती बाड़ी में होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको टाइम से ही खाद, बीज, मेडिसिन जो उसकी है वो सब कुछ लगेगी। एग्रीकल्चर के जो सरकारी सिस्टम है उसके साथ जुड़ेगा वो पूरा का पूरा, और वो आकर उनको सजेस्ट करेंगे। तो आपके पास आज ही जो कृषि उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ हाई हो रहा है। अगर ये सारा सिस्टम और उसमें लागू हो गया तो एग्रीकल्चर की तो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई हो जाएगी। हमारे अभी भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कभी 2% रह जाती है, कभी 3%, ज्यादा से ज्यादा 4%। इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हालांकि मोदी सरकार जो है उसकी बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने लिया भी है कि किसान की आय दुगनी कर देंगे 2024 तक, यानी कि नेक्स्ट जो पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा। ये कैसे होगा, उसके होने के कई तरीके हैं। हमारे एक तरीका टेक्नोलॉजी को है, और टेक्नोलॉजी किस तरीके से गांव गांव में काम करेगी, क्या कॉमन मैन तक पहुंचेगी टेक्नोलॉजी, तो वो सारी चीजें इस ढंग से इम्पैक्ट डालेगी। आप देखिए गांव के जो पोस्ट, अभी बैंकिंग सिस्टम सारे गांव के पास आसपास नहीं है, तो जो पोस्ट ऑफिस है वो हर जगह मिल जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने की वो दी जा रही है छूट, और उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आप अंदाजा करिए, गांव में बैठा हुआ आदमी अपने कुएं की पाल पे बैठा बैठा ही पैसे ले लेगा और पैसे दे देगा। अगर उसको थोड़ी बहुत जानकारी, कुछ उसके पोते होते उसको समझा देंगे कि फोन को कैसे उपयोग किया जाता है। एटीएम मशीन भी लगा दी है उन्होंने अब। इस बजट में ये भी वाले उसमें बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब गांव को प्रभावित करेंगी, ये सारी चीजें जब चुनाव के टाइम पर ही इनको कहा गया है, तो पॉलिटिकल पार्टी खासकर बीजेपी इनका उपयोग करेंगी अब अपने चुनाव में वोटर को कैच करने के लिए। किस तरीके से उनको गांव में ये मिल जाएगा, किस तरीके से ये हो जाएगा। एक मुद्दा है जो कि यूपी में भी उसमें कैन बेतवा वाला जो वो है कि 5 रिवर्स को जो है ये कनेक्ट कर रहे हैं। ये प्रयोग अटल जी के टाइम से शुरू हुआ था, जिसमें नदियों को जोड़कर सारे देश में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने की स्कीम थी। वो अब तेजी से लागू होने वाला है, जिसमें 3 नदियां साउथ की हैं। साउथ में ये पानी पर्याप्त मात्रा में, और नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में जो है पानी की उपलब्धता कमजोर होती है। तो वो नदियों का काम चालू होगा तो उससे गांव गांव जुड़ेगा, जो कि उन नदियों के कैचमेंट एरिया के आसपास तक है सारी जगह पर, तो सारे लोगों को लाभ मिलेगा इसका। गुड पॉइंट। तीसरी बात कि हर घर नल जल 50,000 करोड़ रुपए इसमें गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है। 50,000, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को। बड़ी अनाउंसमेंट है ये, बिल्कुल यही बता रहा हूँ। छोटे छोटे चीजें देखिए आप। हालांकि ये चुनाव तो बिल्कुल सर पर आ गए, इसका इम्पैक्ट ये बात आपने वैसे अच्छे से मेंशन की है। और चुनाव का ये ध्यान मेरे ख्याल से बजट में, जैसे कि टैक्स लिमिट को ठीक है वैसे छोड़ दिया गया है, लेकिन नया टैक्स कोई नहीं है,
और दूसरी बात रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया गया है। ये दो बड़ी वो तो चीजें। हाँ, निर्मला सीतारमण ने खुद ही कहा है कि मैंने 2 साल से टैक्स बढ़ाया नहीं, ये बढ़ाया क्या नहीं कम बात है। हाँ, तो ये चुनाव को मेरे ख्याल से पैंडेमिक कोई दृष्टिगत रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है। पैंडेमिक ने इंडियन इकोनॉमी, खासकर गवर्नमेंट की इकोनॉमी को इस तरह से प्रभावित किया, गवर्नमेंट नहीं, कॉमन मैन की। यस, देखिए लाखों लोगों के रोजगार चले गए, दुकानें महीनों महीनों बंद रही, कारोबारी कारोबार नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें, इनसे आप निकले हैं तो ये इकोनॉमी को प्रभावित करती है ना डायरेक्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब उसको बूस्ट करने का काम शुरू कर दिया है। और मैं एक चीज बताता हूं, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में ये कहा कि ये 25 साल आगे तक की प्लानिंग है। 25 साल आगे मतलब 2047 में आप पहुंच जाएंगे और हमारी आजादी को 100 साल पूरे होंगे। तो आजादी के 100 साल के अंदर आप क्या क्या अचीव करेंगे, उसका एक खाका है। तो पहले से काम शुरू हो गया है। तो आपने 25 साल की प्लानिंग करके बजट की दिशा दी है, तो आपने पॉपुलर एस्पेक्टों को उसमें नहीं छुआ कि भाई जरा लिमिट, इनकम टैक्स की जो कॉमन लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, या ये कर लें, या कुछ स्कूल खोलने की बात कर दें, या हेल्थ सेंटर। ये तो गवर्नमेंट अब बिना जरूरत के भी खोल रही है। हेल्थ सेक्टर में जो डॉक्टर साहब बताएंगे, हेल्थ सेक्टर में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है पिछले 2 साल में, वो चाहे किसी भी सोर्स से हुआ हो, चाहे किसी भी सेक्टर से पैसा काट के इधर दिया गया हो, लेकिन पैंडेमिक से निपटने के लिए ये इस हालत तक हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट हो गया है। मैं आपको राजस्थान का ही बताऊं, एक भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अब ऐसा नहीं है जिसमें कि ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में ही मौजूद नहीं है। कितने लेवल पर एक भी जो है सीएससी, जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे यूनिटें होती हैं, 4-4, 5-5 गांवों में लगी होती हैं मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने को, जिनमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से हो या दूसरे तरीके से। तो पहले तो कहीं होता ही नहीं था, किलोमीटरों तक आपको जाना पड़ता था। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो किलोमीटरों तक जाना पड़ता था कहीं हॉस्पिटल की सर्विस लेने के लिए। अब गांव गांव की एससीए में छोटी जो इकाइयां हैं इनकी हॉस्पिटल्स की, सीएससी कहलाती हैं, और इस तरीके से उनमें सब जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बजट है, ये बजट की बजाय एक विजन डॉक्यूमेंट है। बेसिकली बात यह है, ये विजन डॉक्यूमेंट है 25 साल के डेवलपमेंट का। बिल्कुल, और उसके साथ चालू हो गया। देखो कितनी बड़ी बड़ी घटना है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बना रही है गवर्नमेंट जो है। अब ये कार्गो टर्मिनल जहां बनेंगे, वहां एक एक टर्मिनल के आसपास कम से कम 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये 100 बनाने हैं। तो रोजगार की जो चीजें हैं, अगर ये बता पाए ठीक से अपने चुनाव के दौरान पब्लिक को, तो इतनी सारी संभावनाएं खुल रही हैं। 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन प्रपोज है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। रेलवे का पहले इतनी लेवल पर कभी ट्रेनें चालू नहीं हुई थी। और माधव सिंह जी एजुकेशन सेक्टर के लिए टेलीविजन चैनल, 400 नए चैनल, टीवी चैनल प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने। हर लैंग्वेज में चैनल चलेगा। अगर हमारे यहाँ मारवाड़ी में, राजस्थान में मारवाड़ी में पढ़ाई होती है, या तमिलनाडु और केरल में जो है तमिल और मलयालम में पढ़ाई होती है, तो उसका चैनल अलग ही होगा ताकि बच्चे उस पढ़ाई को समझ सकें। ओवरऑल पिक्चर देखिए आप। ये सब अगर वोटर को पता चलेगा तो वोटर तो अपने आप ही खुश हो जाएगा। इसको कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है। एक और बात बता, 80 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। ये प्रपोजल है कि 80 लाख नए घर आने वाले साल में बनेंगे। तो जब अब छोटे छोटे घर बने थे, हमने यूपी की पिक्चर देखी है, वोटरों से बात करते हैं टीवी चैनल वाले, तो वो कहते हैं साहब हम तो मोदी को देंगे इसलिए कि हमको घर दे दिया उसने, इसलिए कि हमको उसने वॉशरूम दे दिया है, घर घर में शौचालय बनवा दिए हैं, गैस पहुंचा दी है। तो जब इतने छोटे लेवल पर ही लोगों की ओपिनियन इस ढंग से डेवलप हो सकती है, तो 80 लाख घर जाएंगे तो सबसे ज्यादा उसका लाभ मिलेगा यूपी को, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब हम एक बार एक राउंड कर लेते हैं, फिर लास्ट राउंड ये इसका
बिल्कुल बिल्कुल मैं सुभाष जी ये कह रहा था कि ये सब चीजें पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालने वाली हैं। बिल्कुल ठीक इन कहा चीजों का पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है एक लेवल पर जाकर। बिल्कुल पॉइंट आ गया, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और नेक्स्ट राउंड में जो एक आध बात रह गई होंगी वो और आप कंप्लीट कीजिएगा। तो अब हम चलेंगे और प्रोफेसर साहब से जो मैंने पूछा है वो भी, और बाकी वो जो बात रह गई थी उस समय वो भी वो कह ले। ये ब्रीफ राउंड है, ब्रीफ राउंड के हिसाब से हम चलेंगे। जी प्रोफेसर साहब। इस बजट में जैसा कुछ लोग अटकलें लगा रहे थे कि फ्री बीज लोगों को कुछ मुफ्त मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर विकास होगा, अभी शर्मा जी बता रहे थे, ठीक कह रहे थे, उसका फायदा हर कॉमन व्यक्ति को भी होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हर वर्ग को उसका फायदा होगा। अब जहां तक सोच की बात है, मैं एक बात और कहूंगा जो अभी तक इसमें कवर नहीं हुई है। ये वाला साल मोटा अनाज का साल घोषित किया गया है। सोच देखिए, अभी तक हम जो मोटा अनाज हमारे भारतीय सभ्यता में, कल्चर में और खासकर अपने राजस्थान में मोटे अनाज पे काफी जोर रहता था। अब खाली ये साल मोटा अनाज डिक्लेयर करने से क्या होगा? उससे न केवल इसकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उसको प्रोसेस करके हम कैसे इसको कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाएं और कैसे उसमें एक्सपोर्ट के पोटेंशियल तैयार करें, एक बहुत बड़ी बात है। आज पूरा विश्व ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। इस बजट में उसकी भी बात कही है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, मोटा अनाज की तरफ अगर वो वापस जाते हैं और अपने जो पहले जो तरीके थे केमिकल फ्री खेती करने के, जिसको कि आज पसंद किया जाता है, इसकी मांग है और इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, तो किसानों की आमदनी तो अपने आप उससे ज्यादा होने वाली है। साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ का क्रिएट किया था। इस बजट में यह बात कही गई है कि आज गांव से हमारा युवा वर्ग क्यों पलायन कर रहा है, क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर नहीं है। तो अगर गांव में उनको स्टार्टअप के हम अवसर दे दें कि गांव में वो स्टोरेज हाउस बनाएं, गांव में वो मॉडर्न इक्विपमेंट को हायर करने की, मतलब दुनिया भर के स्टार्टअप की पोटेंशियल्स हैं, इस बजट में वो कही गई है। तो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, आज 50% लोग रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और हमारी रूरल इकोनॉमी सिर्फ 20% के आसपास हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो क्यों ना हम रूरल इकोनॉमी को सुदृढ़ करें, अपने आप ही विकास दर को पहिए लग जाएंगे। और जिसको हम कहते हैं एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक होगा, वो डेवलपमेंट नहीं है। वो डेवलपमेंट गांव तक भी आना चाहिए। गांव में ऑप्टिकल फाइबर की बात की गई है। अभी तक 2 लाख गांव इसके अंदर कवर किए हैं, काफी गांव कवर करने बाकी है। अब वहां तक ऑप्टिकल फाइबर का जाल जल्दी से कैसे बिछे, इसके लिए पीपीपी मॉडल की इसके अंदर बात की गई है। और साथ में 5G टेक्नोलॉजी को एक अंदर जो पीएलआई स्कीम सरकार ने शुरू की थी 13 सेक्टर में, उसका विस्तार किया गया है, जिससे 5G टेक्नोलॉजी, जिससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, 5D टेक्नोलॉजी के बाद जो कनेक्टिविटी इतनी तेज होगी कि अगर किसी एक मूवी को भी डाउनलोड है, वो मिनटों में डाउनलोड हो जाएगी। अब सोचिए अगर वो टेक्नोलॉजी गांव-गांव में आ गई तो हमारे गांव की दिशा भी बदल जाएगी। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और वो है कि गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, उसमें 2 है, रूरल सड़क योजना, उसको मुख्य सड़क से जोड़ने की बात है। अगर हम गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दें, गांव में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा दें, तो मेरे को लगता है कि गांव में भी उतनी ही खुशहाली आएगी जितने हमारे शहरों में है, और गांव से लोग पलायन नहीं करेंगे, और जो पार्शियल एम्प्लॉयमेंट है, आंशिक रूप से उनको रोजगार मिलता है साल में, वो कमी भी पूरी हो जाएगी। फैंटास्टिक। तो अब हम सैरानी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कंप्लीट कर लें। होने के नाते जो बैंकों के संबंध में एक योजना की बात की गई है इस बजट में, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और वैसे ही अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं
वो बैंक के आसपास ही कहीं ना कहीं रिवॉल्व होते हैं। तो ट्रस्ट का रोल बैंक जो है वो निभाता है। विभिन्न कई प्रकार की योजनाएं, चाहे वो ऋण संबंधी हो या जमा राशि के संबंध में हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो भी घोषणा बैंकों के माध्यम से लागू होती है। तो कोरोना महामारी के प्रथम दौर के दौरान मई 2020 में आपको याद होगा केंद्र सरकार ने ऋण गारंटी योजना को प्रारंभ किया था, क्योंकि उस वक्त एमएसएमई सेक्टर और छोटे ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनके व्यवसाय एक तरह से पूरे तौर पे बंद हो गए थे। तो इस योजना के अंदर केंद्र सरकार ने अपनी गारंटी देते हुए बैंकों को निर्देश दिए थे कि आप इन यूनिट्स को, जो उनकी लिमिट है उस समय, उसका 20% भाग जो है वो अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करें, ताकि वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करके वो यूनिट वापस चल पड़े। तो यह योजना मार्च 2022 में समाप्त होने वाली थी और इस बजट के माध्यम से इस योजना का कार्यकाल जो है 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? दरअसल ये एक भारतीय बैंक ने ही एक स्टडी की, उसमें यह बात उभर कर आई कि कुल 13.5 लाख एमएसएमई इकाइयों को इस दौरान, चूंकि इस योजना के अंतर्गत उनको ऋण प्रदान किया गया, उनको बंद होने से बचा लिया गया और करीब 1.5 करोड़ लोगों को जो बेरोजगार हो सकते थे इन यूनिट को बंद होने से, उनके रोजगार को भी बचा लिया गया है। और कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि इन समस्त खातेदारों को, छोटी छोटी इकाइयों को वितरित की गई, प्रोवाइड कराई गई, जिसमें कि केंद्र सरकार की गारंटी रही और दिस वाज अ ट्रेमेंडस सक्सेस। इस योजना के अंतर्गत इस बजट में 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए भी कर दिया गया है। इसका आशय यह हुआ कि इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए की और अतिरिक्त सहायता भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा एक बात और जो उभर के आई है, वो 93.7% राशि, जो कुल राशि बैंकों द्वारा वितरित की गई है, वो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के साथ साथ छोटे व्यवसायियों को, जिसमें किराना दुकानदार भी शामिल हैं, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को, कपड़ा निर्माण इकाइयों को ये राशि प्रदान कर दी गई। गुड पॉइंट। हालांकि बाद में इस योजना का विस्तार भी किया गया था, जिसमें अन्य अतिरिक्त सेक्टर्स को भी जोड़ा गया और भी कई कंडीशनल ईज आउट करके, कुल मिला के आप जो अभी बात कर रहे थे कि इसका बजट का कॉमन मैन को बैंकिंग दृष्टि से क्या फायदा हुआ है, तो एक ऋण मिलना आसान हुआ है और अतिरिक्त में ऋण मिलना आसान हुआ है। बैंक अन्यथा रिकवरी के सोच में ही इतना पड़ा रहती थी कि वो कई बार छोटे व्यवसायियों को ऋण सैंक्शन ही नहीं करती, पर चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे ऋण की गारंटी दे दी, ये जो है अगर आपका खराब होगा खाता तो इसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपको अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे, तो बैंकों का मन भी अब खुला है और इतने बड़े स्तर पे देश भर में ये ऋण प्रोवाइड कराया गया है। तो कॉमन मैन को इससे और छोटे छोटे व्यापारियों को इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। बैंकों को भी लाभ हुआ है इन द सेंस कि इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बढ़ा करते थे वो भी बहुत कम हो गए। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये बात असल में जो आम आदमी को जानने लायक बात है, वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पे बताया है एज ए बैंकर। तो कंक्लूड कर रहे हैं आप या कुछ बाकी है? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। इज देयर एनीथिंग टू स्पीक अबाउट? कुछ बोलना चाहते हैं आप? particularly on this issue या any other matter you want to? नहीं, बस आपको जो मैंने पूछा था वो हमारा आंसर हो गया है। और कोई बात यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई हो तो आप कंप्लीट कर लीजिए, ये मेरा कहना है। ये पूरा हो गया। ओके, थैंक यू, फैंटास्टिक। एंड मैं अब रामोजी के पास चलता हूं। हमारे को वो जो बाकी जो एक पॉइंट मैंने पूछा था, बाकी कोई बात आप कहना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं आप।
Hi, I'm sorry about that. So you have asked me two things. One is about the private healthcare and public healthcare. What is that? The budget is trying to bridge the gap, and other one is about the education that I will deal separately. So when it comes to private and then public healthcare, largely the private healthcare is available in the urban areas, and the government has been working on the rural healthcare. Not just this government, many governments have been working, but unfortunately not much of success, because the required manpower resources are not available in the villages and towns. You will not get the super specialists going to the small towns to live, and you will not have biggest investments in the small towns in the healthcare. So these are all the problems. If you actually observe one particular statement of the finance minister in today's budget, that is regarding the resources, digital resources being made available to every individual, including in villages. So that is a big boost. All that is going to actually aid in better healthcare for the rural India. That is that to large extent that's going to bridge between private healthcare and public healthcare. And another very pertinent point is that about 2 lakh Anganwadi workers will be trained, will be skilled to handle the child healthcare. That's a very, very big move. So when I said policy related issues, you may not get this much money on this particular thing, but these are all the very, very core issues wherein you are building the infrastructure from ground up. I think from that point of view, I give full marks to the government, and Honorable Finance Minister did a phenomenal job on the healthcare part. And with respect to the education, I think the whole system, be it the offline, online, everything got changed in the last 1.5 years. Lot of infrastructure needs to be built, and in the medical education, to be specific, we need people to get appropriate training in the labs, in the in the hospitals. That unfortunately is not addressed much. Every year we are used to hear the things like so many AIIMS will be built, so many medical colleges will be built. That kind of routine stuff, or rather important routine stuff, was not there in this budget. Nevertheless, I think the policy is what is more important than the statements. So I am very positive about the way the government is moving ahead with respect to all inclusive healthcare infrastructure in the country. I hope I could answer your points. If any specific very there, well I'll be able to. Very well Thank said. you very Very much. well said. Very well said. And माधव सिंह जी, we are out of time, so 1 मिनट जो मैंने पूछा वो आप कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। जी धन्यवाद सुभाष जी। जहां तक ड्रोन के इस्तेमाल का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल और उससे बेनिफिट है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य इसके पीछे जो सोच है वो जो इंटीग्रेशन की है, तो ड्रोन भी जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है, वो बहुत सारी सर्विसेज दे सकता है, आदमी को जाना नहीं पड़ेगा, वो उड़ के वहां पहुंच जाएगा और देख लेगा। बहुत सारी जो इंस्पेक्शन है नंबर 1, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी है, इंस्पेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है क्रॉप का या कि किसी और चीज का, तो उसके अंदर है, लेकिन वो रास्ता बहुत आगे का है। सोच जो उससे जो निकल के और सामने समझ में आ रही है, वो एक इंटीग्रेशन है एंड इनग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी की है, जो डिजिटाइजेशन उसके साथ की है। लेकिन गांव की आज की वास्तविक स्थिति ये भी है कि शायद वो लड़का ड्रोन चला लेगा, लेकिन हमारे यहाँ गांव के अंदर उसमें भी शायद ये सब चीजें जाएगी, तो उसका बेहतरी होगी कि पावर सेक्टर में उनकी मोटर और पंपिंग जो सिस्टम है उसमें कम से कम 30% जो है वो एनर्जी की वेस्टेज हो रही है। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एजुकेशन है, जो हर तरह की एजुकेशन मिलेगी, तो उससे इस दिशा में भी सुधार होगा, जिसका कि एग्रीकल्चर में बहुत जरूरत है। तो इसका ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सारे कारणों के लिए पॉजिटिव तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें अभी एक रास्ता बाकी है। निश्चय ये एक बहुत ही स्वागत योग्य
शुरुआत होगी, जो कि एक विजन इस क्षेत्र में आगे के लिए दिखाया जा रहा है, कृषि के क्षेत्र में, जो कि बहुत ही ज्यादा जिसमें पोटेंशियल है और उस जिसकी बहुत ही ज्यादा जो है बहुत सारा काम जहां होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। शायद ये एक शुरुआत है, उसका एक बहुत ही शुभ संकेत है। फैंटास्टिक, वेरी वेल सेड। जगदीश जी, आउट ऑफ टाइम, 1 मिनट। देखिए सुभाष जी, मेरे को ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ बात नहीं करनी, और मैंने लास्ट में बोला था कि जो कुछ भी बजट की देन है, अगर इसको ठीक से राजनेता पब्लिक के बीच में बता सके, जैसे कि अपने यहीं पर भी काफी कुछ डिस्कस हुआ है, बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से गांव-गांव में और छोटे कारोबारियों को किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा, या किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम, किस तरीके से अपना हेल्थ सिस्टम गांव-गांव में लाभ पहुंचाने के लिए। अभी डॉक्टर राव ने ये बताया कि भाई आंगनवाड़ी के को अपग्रेड करना, तो आंगनवाड़ी को अपग्रेड करने का मतलब ये है कि वो हेल्थ की जो फैसिलिटेट करने जा रही है गवर्नमेंट, उसको यूज कैसे करेगा गांव वाला, उसको किस तरीके से कनेक्ट करेगा सेंटर से। वो आंगनवाड़ी वर्करों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एजुकेशन के फील्ड में भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अपना जो है सोशल सिक्योरिटी के मामले में और जो सर्विसेज हैं उन सब की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये अगर इंफ्रा डेवलप हो गया और मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, तो हमारे गांव की शक्ल सचमुच में बदलने वाली है। और ये पॉलिटिकल एंगल इस ढंग से है कि इस सारी चीजों को गांव-गांव तक पहुंचाने में कितना टाइम लगता है, कितना पब्लिक उसको समझ पाती है और उसकी यूटिलिटी को समझ पाती है। जैसे ये 5G की बात हो रही थी, मैंने इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है एक कंपनी के साथ, रिलायंस के साथ काफी साल काम किया है, आपको पता है जी। तो ये 5G जैसे 4G ने पूरी की पूरी हिंदुस्तान की छटा को बदल दिया है ना। आप देखिए हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन, और वो चाहे जो देख रहा है, कितनी योग्यता मिल गई है लोगों को घर बैठे ही। भले ही अभी तक उसका उपयोग थोड़ा मनोरंजन के लिए हो रहा है, लेकिन बाद में जब 5G आ जाएगा और मनोरंजन के अलावा भी सर्विसेज मिलेंगी, एजुकेशन की मिलेंगी, हेल्थ की मिलेंगी, एग्रीकल्चर की मिलेंगी, तो ये सारी चीजें किस तरीके से राजनीतिक होना भाग में चेंज होंगी, ये कोई भी आदमी समझ सकता है। और बिल्कुल ठीक है आपने। सीतारमन ने अगर 25 साल का टारगेट रखा है, तो सचमुच में 25 साल में, यानी कि हमारी आजादी के 100 साल होने पर देश की सचमुच में काया पलट हो जाने वाली। पॉइंट, थैंक यू। आज का हमारा कार्यक्रम बजट 2022 को समर्पित था, डेडिकेटेड था। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे नई दिल्ली से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जी, और साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपर्ट श्रीमान रामोजी बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे थे, जुड़े हुए थे हमारे साथ, और साथ ही एक्स बैंकर और राइटर प्रहलाद जी सहनानी हमारे साथ जुड़े हुए थे नई दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे जयपुर से माधु सिंह जी, और साथ ही हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री जगदीश जी शर्मा हमारे साथ थे। आप सब कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच यू ऑल, लुकिंग फॉरवर्ड टू एसोसिएट विद यू गाइस अनदर टाइम सर, थैंक यू सो मच। तो अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह चलते चलते में हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जिसकी चर्चा आगामी आने वाले दिनों में होने वाली है, और ये चर्चा जुड़ी हुई है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के नवनियुक्त राजदूत जो अमेरिका में नियुक्त किए गए थे, मसूद खान की नियुक्ति के ऊपर अमेरिकी प्रशासन ने रोक लगा दी है, और ये रोक उन्हें जिहादी कहते हुए लगाई गई है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि मसूद खान के जो तार हैं, मसूद खान का जो सहानुभूति का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के ऊपर, उनके इस अपॉइंटमेंट के ऊपर रोक लगी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, इस रोक को अब परमानेंट टर्मिनेशन की तरफ ले जाने की मांग भी अमेरिका प्रशासन के सामने तेजी से उठने लग गई है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने यह मांग अब और जोर पकड़ती जा रही है। और जोर इसलिए भी पकड़ती जा रही है कि रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर, एक बहुत ही सीनियर सांसद जो हैं
स्कॉट पेरी। स्कॉट पेरी ने इस डिमांड को उठाया और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक लेटर भी लिखा, पत्र भी लिखा, और इस पत्र में उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो बहुत ही चौंका देने वाली है। और वो पत्र ये साबित करता है कि पाकिस्तान वाकई एक सुपर टेरर स्टेट के रूप में सामने आ रहा है। और यदि हम स्कॉट पेरी के इस पत्र की भाषा को देखें तो उन्होंने लिखा है कि मसूद खान आतंकियों से संबंध रखने वाले बेईमान इंसान हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो हमारे साथ ही भारतीय समुदाय की सुरक्षा को भी कमजोर करने की साजिश में लगे हुए हैं। मसूद खान के बारे में यह कमेंट उस पत्र में लिखा गया है। और स्कॉट पेरी ने यही बात को खत्म नहीं किया, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों जो सिनेगोग में आतंकी हमला हुआ और बायोलॉजिकल वेपन्स की कुख्यात आतंकी जो अमेरिकी जेल में बंद है आसिया सिद्दीक, उसको छुड़ाने की भी डिमांड करने वाले मसूद खान हैं। साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन से लगाकर जो कश्मीर में जो आतंकवाद का जो पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है उसकी तरफ भी उन्होंने बहुत खुलकर इशारे दिए हैं। और जो हमारे यहां पर जो पाकिस्तान की जो कुख्यात जो चालें चलती हैं उनको भी इस पत्र में बहुत ही एलेबोरेटली उन्होंने दर्शाया है और जो बाइडेन से डिमांड की है कि जो मसूद खान है इसकी जो अपॉइंटमेंट है इसको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए। और स्कॉट पेरी ने यह भी लिखा है कि मसूद जो हैं वो युवाओं को जिहाद और आतंकी बनाने के लिए भड़काता रहा है। और स्कॉट का कहना है कि पाकिस्तान एक सुपर टेररिस्ट स्टेट बन चुका है और उसमें मुजाहिदीन समर्थक बताया है उनको। और बुरहान वानी का नाम भी स्कॉट पेरी ने लिया है कि ये बुरहान वानी का भी सपोर्टर रहा है। ये इस तरह का ये मामला पाकिस्तान के लिए अब एक नई दुविधा और एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देने वाला है जिसमें कि अब पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।